अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्थोटिक्स। ठीक है, आज हम जो है वो हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो ऑर्थोटिक्स हैं डेवलप हुए। ठीक है, क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इनका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुराने वक्तों में क्या था कि लोग जूते नहीं पहनते थे। ठीक है, शूज़ पहनने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं था, और जो लोग शूज़ पहनते थे उन्हें बड़ा अमीर समझा जाता था। ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं शूज़ को, वरना हर कोई शूज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, इन्होंने वही बताया हुआ कि इन अर्ली टाइम्स वेयरिंग शूज़ वो स्टेटस सिंबल के, जो शूज़ पहनता था वो एक स्टेटस की लामत था कि ये रिच पर्सन है, डेट्स वाई इसने शूज़ पहने हुए, वरना हर किसी की अप्रोच नहीं थी शूज़ तक। ठीक है, सिर्फ रिच पीपल जो है वो शूज़ को अफोर्ड कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एनिमल वूल कवरिंग आना शुरू हो गई शूज़ के ऊपर। ठीक है, एनिमल वूल के बने हुए शूज़ आना शुरू हो गए। ठीक है, जो हर कोई ले सकता था, लेकिन जो अच्छे शूज़ थे लेदर के वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर अपडेट होती गई और मार्केट में लेदर के शूज़ आना शुरू हो गए अच्छी क्वालिटी के। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेदर के शूज़ आए। ठीक है, वो अफोर्डेबल भी थे लोगों के लिए, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता था, ले सकता था। ठीक है, तो फिर लोगों ने क्या किया कि उन्होंने शूज़ के स्टाइल के साथ साथ कंफर्ट भी देखना शुरू कर दिया कि वो शूज़ लाइक लेदर के शूज़ जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और अफोर्डेबल भी हैं, तो हम ये शूज़ बाय करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ रिच नहीं, पुअर मतलब हर तरह के लोगों के लिए अवेलेबल थे, अफोर्डेबल थे ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऑर्थोटिक्स का कंसेप्ट पहले आया था प्रोस्थेटिक के कंसेप्ट से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि स्प्लिंट्स और ब्रेसेस डेवलप हुए। ठीक है, जो किसी भी पर्सन का लिम्ब अगर डैमेज हो गया है, चाहे वो हैंड है, फुट है, आर्म है, कोई भी लिम्ब अगर उसका डैमेज हो गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए स्प्लिंट और ब्रेसेस डेवलप हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या था कि कुछ लोग जो थे उनको वो एफिशिएंट थे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा माहिर थे मेटल वर्क में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के जो एम्पुटेटेड लिम्ब है, मैंने आपको बताया था एम्पुटेटेड लिम्ब क्या होता है, वो लिम्ब जो कट हो गया। ठीक है, उसे हम एम्पुटेटेड लिम्ब कहते हैं। एम्पुटेटेड लिम्ब की शेप के मुताबिक उन्होंने प्रोस्थेटिक डिज़ाइन करना शुरू कर दिए कि इन लोगों ने, वो लोग जो मेटल के वर्क में माहिर थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रेस मेकर्स थे ना, मतलब जिन्होंने ब्रेसेस डेवलप की थी, ब्रेसेस बनाना शुरू की थी, उन्हें हम आज के दौर में ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वो हमारे पास कहता है कि 18th सेंचुरी के अंदर एक फ्रेंच फिजिशियन था निकोलस एंड्री, उसने सजेस्ट किया कि जो बॉडी की मिस शेप है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस शेप हम कह सकते हैं स्कोलियोसिस में भी मिस शेप होती है। ठीक है, उसके काफ जो है वो चेंज हो जाता है उसका एंगल, काइफोसिस में, लोडोसिस में। ठीक है, उसकी जो बॉडी की मिस शेप हुई हुई है वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है, ख़ास तौर पे बच्चों में। उसका कहना था कि फॉर एग्जांपल स्कोलियोसिस वगैरह या बॉडी की जो भी शेप चेंज है वो परमानेंट नहीं होती, हम उसको ब्रेसिस स्प्लिंट वगैरह यूज़ करके हम वापस से उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे उसने कहा बच्चों में तो ये ज़्यादा पॉसिबल है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। बच्चों में ज़्यादा क्यों? क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनकी ग्रोइंग बोन्स होती हैं, तो उनके अंदर जो है वो अलाइनमेंट जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एज इन प्रोस्थेटिक्स द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन द ऑर्थोटिक्स केम इन 20th सेंचुरी। वो कह रहा है 20th सेंचुरी के अंदर ऑर्थोटिक्स के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। क्योंकि 20th सेंचुरी के बाद क्यों इंप्रूवमेंट आई? क्योंकि 20th सेंचुरी से पहले 2 वर्ल्ड वार हुई। ठीक है, पोलियो पेंडेमिक्स आया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एम्पुटेशंस हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोस्थेटिक्स की ज़रूरत पड़ी उस लिम्ब को रिप्लेस करने के लिए जो कट गया था वहाँ से। ठीक है, पोलियो पेंडेमिक्स में भी क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग पैरालाइज हुए, पैरालाइज होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोस्थेटिक की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और उस ऑर्थोटिक्स की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए जो है वो 20th सेंचुरी के बाद ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एम्पुटेशन सर्जरी थ्रू एजिस। सबसे पहले वो बात करता है कि जो अर्ली एम्पुटेशन है ना, वो अगर किसी को ट्रोमा हुआ है या कोई गैंग्रीन वगैरह हो गया, गैंग्रीन वगैरह हमें पता है डायबिटिक फुट जो होते हैं, मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर उनका डायबिटिक फुट हो जाता है, उसके अंदर गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, तो फिर हम उसको कट कर देते हैं। ठीक है,
गैंग्रीन बेसिकली क्या होते हैं कि ब्लैक कलर्ड स्किन सेल्स हो जाते हैं, डेड स्किन सेल्स, तो मे फिर वहाँ से उन्हें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले एम्पुटेशन की जाती थी वो सिर्फ इन्हीं दो कॉजेज़ की वजह से की जाती थी, एक ट्रोमा और दूसरा गैंग्रीन। ठीक है, फिर एवोल्यूशन हुई तो ये देखा गया कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से चांसेस ऑफ जो स्प्रेड होने के चांसेस हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। जैसे गैंग्रीन में वो कट क्यों करते हैं डायबिटिक फूड, क्योंकि उसके जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के। ठीक है, तो फिर उसको वहाँ से कट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिप्पोक्रेट्स हमारे पास क्या थे, पुराने वक्तों में जो भी डॉक्टर होता था ना उसको हम बोलते थे हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, मतलब उनकी किसी भी फील्ड के अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं होती थी। ठीक है, तो हम उन्हें बस हिप्पोक्रेट्स बोलते थे। हिप्पोक्रेट्स होता है सिंगल ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, उनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती किसी फील्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि हिप्पोक्रेट्स एडवोकेटेड परफॉर्मिंग एम्पुटेशन बिकॉज ऑफ गैंग्रीन एंड कटिंग थ्रू डेड टिश्यू। हिप्पोक्रेट्स ने क्या देखा, उन्होंने परफॉर्म की एम्पुटेशन गैंग्रीन की वजह से। ठीक है, और वहाँ से उस डेड टिश्यू को कट कर दिया जाता था। ठीक है, फिर क्या होता था कि जो ब्लीडिंग होती थी ना उसको कंट्रोल किया जाता था कॉटराइजेशन के थ्रू। अच्छा, बेसिकली पुराने वक्तों में क्या होता था कि कॉटराइजेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं कि जो भी पार्ट डेड हो गया उसको या तो जला दिया जाता था, वहाँ से बर्न कर दिया जाता था। ठीक है, या उस पार्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता था, और कोई भी उसकी शेप वगैरह नहीं दी जाती थी, बिल्कुल बेदर्दी से कट कर दिया जाता था, ना स्टिचेस लगाए जाते थे। ठीक है, कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता स्टिचेस भी आए, स्टिचेस लगने लगे, वो हम देखते हैं कैसे हुआ। ठीक है, तो कॉटराइजेशन वो टेक्निक है जिसमें हम उस पार्ट को बर्न कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं और कोई शेप वगैरह उसकी डेवलप नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इसमें जो हिप्पोक्रेट्स ने जो जोर दिया था उसका जोर था सर्जिकल स्पीड पे, कि उसकी ना सर्जरी की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए कि फटाफट सर्जरी कर दी जाए, ये ना कि 2-3 घंटे सर्जरी लटकी रहे। ठीक है, लेकिन उसने जो है उस पार्ट को जो एम्पुटेट किया जाता था उसकी या जो रेजिडुअल लिम्ब रह जाता था। ठीक है, रेजिडुअल लिम्ब मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हैंड है। ठीक है, सॉरी हैंड जैसा भी बना है, तो हमने ये हैंड कट गया। ठीक है, पीछे रह गया ये आर्म, तो ये आर्म कहलाता है रेजिडुअल लिम्ब। ठीक है, तो रेजिडुअल लिम्ब जो है उसकी शेप पे ध्यान नहीं दिया जाता था कि इसकी अच्छी शेप बनाई जाए, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है, बस स्पीड पे जोर दिया गया इस दौर के अंदर। और बहुत से लोग थे वो एम्पुटेशन जो जब उनको होती थी तो वो एक शॉक के अंदर चले जाते थे कि ये क्या हो गया, हमारा बॉडी का पार्ट रिमूव हो गया, तो उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, या पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इतने ज़्यादा होते थे कि उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट डिकेड्स के अंदर क्या हुआ कि सर्जिकल टेक्निक्स इम्प्रूव हुई। ठीक है, और एम्पुटेशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक अल्सर्स, ट्यूमर्स और कॉन्जेंटल डिफॉर्मिटीज़ के केस में परफॉर्म की जाने लगी। पहले क्या होता था, कोई भी ट्रोमा हुआ, कोई भी गैंग्रीन, फ़ौरन से पार्ट कट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट हुई तो सिर्फ क्रोनिक अल्सर, ट्यूमर और कॉन्जेंटल डिफॉर्मिटीज़ के लिए जो है वो सर्जरीज परफॉर्म की जाने लगी। उसके बाद क्या था, एक साइंटिस्ट था पेयर। ठीक है, फ्रेंच आर्मी सर्जन था, उसने दोबारा से इंट्रोड्यूस किए यूज़ ऑफ लाइगेचर्स। ठीक है, अच्छा, स्टिचेस जो है ना, स्टिचेस लाइगेटर्स जो हैं वो स्टिचेस को ही बोलते हैं। ठीक है, स्टिचेस या लाइगेटर्स डेवलप होने से पहले मैंने आपको बताया जो लिम्ब था उसको क्रश कर दिया जाता था, बर्न कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब कोई भी उसकी शेप नहीं दी जाती थी, ना स्टिचेस लगाए जाते थे। फिर जो है पेयर एक साइंटिस्ट था, उसने लाइगेचर्स और स्टिचेस का कंसेप्ट दिया। ठीक है, और इसमें क्या था, ये टेक्निक ज़्यादा सक्सेसफुल थी दैन कि हम उस एम्पुटेटेड लिम्ब को क्रश कर दें। ठीक है, कि हम वहाँ पे स्टिचेस लगाएं, लाइगेचर्स लगाएं, वो कह रहे हैं ये टेक्निक बेस्ट थी ज़्यादा दैन क्रशिंग द एम्पुटेटेड लिम्ब। ठीक है, या तो एम्पुटेटेड लिम्ब को क्रश कर दिया जाता था, या उसको बॉइलिंग ऑयल गरम तेल में डिप कर दिया जाता था। ठीक है, या कोई भी और कॉटरी का मेथड मीन्स बर्न कर देना उसको। ठीक है, या किसी भी और तरीके से उसको बेदर्दी से रिमूव कर दिया जाता था। ठीक है, और उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है, अब पेयर ने जब कंसेप्ट दिया तो वो सबको बहुत पसंद है कि लाइगेचर्स बेस्ट है इन सब टेक्निक से। ठीक है, और पेयर ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने फैंटम लिम्ब सेंसेशंस जो हैं वो डिस्क्राइब की, इंट्रोड्यूस की। फैंटम लिम्ब सेंसेशंस क्या होती हैं, फैंटम लिम्ब सेंसेशंस होती हैं
कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का बॉडी पार्ट कट हो गया, एम्पुटेट हो गया, उसको उस बॉडी पार्ट की जो उसका लॉस हो गया उसकी फीलिंग आती रहती है, ठीक है। उसको वहाँ पे टिंगलिंग, नमनेस, सेंसेशन, हॉट, कोल्ड, पेन, इस तरह की वहाँ पे सेंसेशंस आती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सर्जिकल टेक्निक्स के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एम्पुटेशंस भी इम्प्रूव हुई, ठीक है। कैसे इम्प्रूव हुई हम आगे देखते हैं। सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा हो गए लोगों के, और जो रेजिडुअल लिम्ब की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी हो गई, कि मतलब उसको अच्छे तरीके से रीशेप किया जाने लगा, रादर देन कि उसको वैसे ही वहाँ पे छोड़ दिया जाए, ठीक है। बाकी जो हम हिस्ट्री है ना ऑर्थोटिक्स की, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 पार्ट्स के अंदर इसकी हिस्ट्री कवर कराऊंगी। पार्ट 1 ये था, और पार्ट 2 के अंदर हम जो है वो रिमेनिंग जो हिस्ट्री है ना उसको कवर करेंगे, ठीक है।